नमस्कार, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी के साथ एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं विक्रम सिंघा। जैसे मैंने आप सभी को पहले बता चुका हूं अभी इस वीडियो के अंदर कि हम इस वीडियो में जनवरी 2020 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। जी हां, जनवरी महीने में हमारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लिए बनाने के लिए हम कितने भी बना सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनेंगे वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो स्पेशली मैं एनडीए वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जितने भी हमारे चैनल से या फिर हमारे जितने भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका सपना है एनडीए में जाने का, उन लोगों के लिए स्पेशली इस वीडियो को बना रहा हूं। बाकी ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे आप एनडीए के लिए देखिए, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस या किसी भी डिफेंस एग्जाम या किसी भी टाइप की कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो में हम जनवरी पूरे महीने के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल के साथ। जी हाँ, बिल्कुल पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको पूरे करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अब तो देखिए, अब तो सिलेक्शन लेकर ही रहूँगा मेरे भाई। अब आपका जो माइंड है उस माइंड को एक जगह सेट कर लीजिए, अपने ड्रीम को, अपने फोकस को, अपने गोल को एक जगह ही लगा लीजिए कि अब तो मुझे मेरा जो सिलेक्शन है वो होना ही चाहिए। मेरा जो गोल है उसे मुझे अचीव करना है किसी भी हालत में। जिसकी भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं मुझे उसमें सिलेक्शन लेकर रहना है, चाहे आपकी एग्ज़ाम एनडीए की हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की अलग एग्जाम देने वाले हो। बस अपने दिमाग को एक जगह कंट्रोल कर लीजिए, अपने अंदर जो जोश है, जुनून है, जब जज्बा है उसे कायम रखिए, बरकरार रखिए और उसे और बुलंदियों तक लेकर जाइए। उसे मतलब ऐसे कर लीजिए कि अब तो बस मेरा सिलेक्शन होकर ही रहेगा। सारे जितने भी मेरे साथ इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। और जितने भी लोग देख रहे हैं आप सभी से बस मेरी छोटी छोटी रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि इस वीडियो को जल्दी जल्दी बस शेयर कर दो। ये क्लास लाइव नहीं चल रही है, इस क्लास को हम केवल प्राइमर पर, ये रिकॉर्डेड क्लास है तो प्राइमर पर चल रही है, लेकिन अगली क्लास में आप सभी लोगों के लिए लाइव लेकर आऊँगा। जी हाँ बिल्कुल, ये क्लास हमारी जनवरी महीने की है। आगे जो हमारी क्लास होगी फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे हम पूरे अगस्त तक के 8 वीडियो में डालने वाला हूँ आपके। तो वो क्लासेस सारी की सारी मैं लाइव लेकर आऊँगा। तो ये क्लास लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है दोस्तों। लेकिन अगर आप मेरी लाइव क्लास के तुरंत मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप सभी को नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस सब्सक्राइब वाले बटन को जल्दी से दबा दो और घंटी वाले बटन को ठोक दो और इस वीडियो को लाइक कमेंट कर दो प्यारे प्यारे, जिससे मेरा हौसला बढ़े। अगर मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आपका हौसला बढ़ाऊंगा और आपको इस करंट अफेयर्स के मामले में तो रुकने नहीं दूंगा भाई, मैं गारंटी दे सकता हूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे जनवरी महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सभी जितने भी लोग देख रहे हैं सभी से वापस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मैं देखता हूं कितने लोग क्या है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे पहले पेज की ओर। पहला पेज आप सभी के सामने देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। जो क्वेश्चन आपको आता है आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप उनके नोट करें। पीडीएफ फाइल आपको मैं बताऊंगा कहां से मिलने वाली है, तो वीडियो को साथ मेरे देखते रहिएगा। देखिए हमारा जो लक्ष्य है वो एनडीए के लिए है। मैंने ये स्पेशली यूपीएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए नोट्स बनाए थे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं जनवरी महीने के हमारे नोट्स हैं एवरीवन। तो चलिए पहला जो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को, फिर उसकी थ्योरी, आंसर सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है कि हाल ही में देश के पहले सीडीएस जो होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, किसे नियुक्त किया गया है। तो आप जितने भी लोगों में से इसका आंसर जितने लोगों को आता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट करने से आपका हौसला बढ़ेगा, आपका जज्बा कायम होगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर जाने वाला है। तो कमेंट जरूर करते रहिएगा और आपके कमेंट करता देखकर मेरा हौसला बढ़ेगा। तो दोस्तों सीडीएस कौन बने हैं देश के पहले, तो चलिए बात कर लेते हैं अब आंसर की। हमारे क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो होगा जनरल विपिन रावत। जी हाँ, जनरल विपिन रावत को देश का प्रथम सीडीएस नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं सीडीएस होता क्या है, हमें सीडीएस की ज़रूरत क्यों पड़ी और सीडीएस के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है अब हम वो जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा सीडीएस के बारे में और, देखिए थोड़ा ऊपर चलते हैं और अब देखते हैं सीडीएस के बारे में। सीडीएस पहले वे सीडीएस का पद संभालने वाले पहले अधिकारी हैं। जनरल विपिन रावत पहले अधिकारी हैं जो सीडीएस बने हैं। इस पद को हाल ही में स्थापित किया गया है। इस पद को अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया था, ये ज़्यादा नहीं हुआ इसको समय। अब सीडीएस की बात करते हैं।
हैं। सीडीएस की फुल फॉर्म जो हमने अभी देखी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसकी फुल फॉर्म होती है। एक सीडीएस एग्जाम भी होती है, ये सीडीएस जो है पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इसका कार्य क्या होता है? सेना से संबंधित मामलों पर सरकार के लिए एकल बिंदु सलाहकार के रूप में कार्य करेगा और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के बीच बेहतर तालमेल पर ध्यान केंद्रित करेगा। देखिए, हमारे इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो तीनों सेनाएं हैं, उन तीनों के अलग अलग हमारे चीफ होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जनरल विपिन रावत को जो सीडीएस बनाया गया है, ये तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनके ऊपर इनका कंट्रोल होगा। इस तीनों सेनाओं के बीच एक बेहतर तालमेल बैठाने का कार्य, तीनों सेनाओं से कार्य करवाने का इनका काम होगा। दोस्तों, कुछ और इन्फॉर्मेशन है सीडीएस के बारे में, ये देखिए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सीडीएस के रिटायर होने की उम्र पहले 62 वर्ष थी, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। तो इस इन्फॉर्मेशन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सीडीएस के बारे में पूछे जाने के काफ़ी चांसेज है, क्योंकि ये इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हम सभी के लिए। तो सीडीएस की रिटायर होने की उम्र कितनी है? अब 65 वर्ष है और पहले ये 62 वर्ष थी। चलिए, पहला क्वेश्चन सभी को आ गया होगा, जिसको नहीं आया वो इसे नोट कर ले और जिसको आंसर पता है वो कमेंट करके मुझे बताता रहे। अब दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष या सेना प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के नए चीफ या जनरल कौन बने हैं? आपको मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो चलिए, जिनको पता है वो जल्दी जल्दी कमेंट करें यार। आपके कमेंट करते रहने से मेरा काफ़ी हौसला बढ़ता है, तो आप कमेंट करते रहें बिल्कुल और मेरे साथ जुड़े रहें। अब देखते हैं, मैं बात करता हूँ आंसर की। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि पूरे महीने का करंट अफेयर्स हम इसमें बात कर रहे हैं। हमारा सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को भारतीय सेना या इंडियन आर्मी का चीफ या सेना प्रमुख अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये कौन से अध्यक्ष हैं? ये 28वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ, कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? ये 28वें नंबर के सेना प्रमुख बने हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन की। अगली जो हमारी है, देखिए, इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया? थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख का पदभार संभाला था। इन्होंने किनकी जगह ली? इन्होंने विपिन रावत, जो हमारे सीडीएस बने हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो सीडीएस जनरल विपिन रावत का इन्होंने स्थान लिया है, जो सेना प्रमुख के रूप में 3 साल का कार्यकाल करके सेनानिवृत्त मतलब रिटायर हो चुके हैं। दोस्तों, अगला हमारा जो पॉइंट है इसी के अंदर देखिए, इस पॉइंट को भी अच्छे से सुनिएगा। मनोज मुकुंद नरवाने पहले किस पोस्ट पर थे? तो इसकी बात करें तो ये पहले उप प्रमुख थे, पूर्वी कमान का पद संभाल रहे थे। अब बात करते हैं हमारी सेनाओं के बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में भी होना जरूरी है। तो अब अगला हमारा जो पॉइंट है, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको जरूर पता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 को भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना का दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस जो होता है वो 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य, इंडियन आर्मी का जो आदर्श वाक्य है, सर्विस बिफोर सेल्फ। ओके, थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं और हमारा जो सेना प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं वायुसेना की। तो वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर सन 1932 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो वाक्य है वो नमः स्पृशम दिव्यम है। वायुसेना जो दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना अध्यक्ष हमारे RK सिंह भदौरिया हैं और राष्ट्रपति वही सेम सेना प्रमुख होता है। बात करें नौसेना की, तो नौसेना की स्थापना हुई 1612 में। इसका जो वाक्य है वो है सम नौ वरुण है। इसके अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह और इसका दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो चलिए मैं एक बार फिर से इन दोनों क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूं, तो आप मेरे साथ देखते रहिए दोनों क्वेश्चन को। पहले बात की हमने सीडीएस के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। तो जब भी आपके दिमाग में सीडीएस जब भी नाम सुनाई दे तो सीडीएस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। सीडीएस की फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस कौन है? जनरल विपिन रावत। सीडीएस पहले कौन से नंबर के हैं? पहले सीडीएस है, कब बनाया गया? हाल ही में बनाया गया। सीडीएस रिटायर होने की उम्र पहले 65 थी, पहले 62 थी, अब 65 कर दी गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के नए अध्यक्ष या सेना प्रमुख कौन है?
जनरल मनोज मुकुंद नरवाने कौन से 28वें, इससे पहले कौन था, जनरल विपिन रावत। इन्होंने कब ग्रहण किया, 31 दिसंबर सन 2019 को। ठीक है दोस्तों, इससे पहले ये किस पद पर थे, उप प्रमुख थे, पूर्वी कमान का पद संभाल रहे थे। फिर भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, तीनों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए, हमारे ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है स्क्रीन पर। अब तीसरे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में भारत में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले पर्सनैलिटी व्यक्तित्व कौन है, कि सन 2019 में भारत में किस व्यक्ति को इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सर्च किया गया भारत में किस व्यक्ति को इंटरनेट पर, आपको वो बताना है। तो जल्दी से अगर आपको पता है तो इसको कमेंट कर दे मुझे आंसर, नहीं पता है तो फिर आंसर मैं बताने वाला हूँ। बाकी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए यार, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आप लोगों का भला कर सको। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, आप लोगों का भला करोगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। चलिए, 2019 में भारत में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है, पर्सनैलिटी कौन है, तो सही आंसर होगा अभिनंदन वर्धमान। अब इनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जिस बंदे को अभिनंदन वर्धमान के बारे में या भारत पाकिस्तान के बारे में कुछ भी पता है तो उसके बारे में ज़रूर पता होगा। अभिनंदन वर्धमान ये वही व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान में चले गए थे, जो मिराज था, जो मिग था, उसके साथ इसमें चले गए थे। तो आप मुझे ज़्यादा बताने की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं इसी के अंदर एक पॉइंट और ऐड किया है, वो है कि 2019 में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले बिजनेस टाइकून कौन है। पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के मामले में है हमारे अभिनंदन वर्धमान, और बिजनेस के मामले में किस व्यक्ति को या बिजनेस टाइकून के मामले में किसे सर्च किया गया 2019 में इंडिया में सबसे ज़्यादा, तो वो है दोस्तों रतन टाटा। जी हाँ, कौन है, रतन टाटा इनका नाम है, जो हमारे बिजनेसमैन है, आपने इनका नाम काफ़ी सुना होगा। चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय बिताने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है। किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय रहने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो हमारा सही आंसर होगा क्रिस्टीना कोच ने। जी हाँ, क्रिस्टीना कोच नाम की महिला ने अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे अधिक समय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है, और ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने कितने दिन का बनाया, 300 दिन का रिकॉर्ड बनाए। ये फरवरी 2020 में अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आ चुकी हैं। 288 दिन का इससे पहले रिकॉर्ड था, जो 2017 में पैगी व्हिटसन नाम की एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा बनाया गया था। ये भी नासा की ही अंतरिक्ष यात्री थी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ कि नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, क्रिस्टीना कोच ने। कहाँ की अंतरिक्ष यात्री है, नासा की। कितने दिन का, 300 दिन का। फरवरी 2020 में वापस आ चुकी हैं। इससे पहले 288 दिन का था, वो पैगी व्हिटसन के नाम था, और ये भी अंतरिक्ष यात्री नासा की ही थी। अब इसके अलावा इसी क्वेश्चन को अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इसी क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन जाने, तो इस क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री द्वारा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों कैटेगरी के अंदर किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबे समय तक मिशन के लिए अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये है कॉस्मोनॉट वेलेरी पोलाकोव। कॉस्मोनॉट वेलेरी पोलाकोव नाम की महिला द्वारा, महिला है पुरुष है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कॉस्मोनॉट वेलेरी पोलाकोव नाम के जो भी है, इसका रिकॉर्ड है, ये है 438 दिन का। कितने दिन का रिकॉर्ड है मेरे भाई, 438 दिन का रिकॉर्ड है। कब बनाया गया, 1994 से 95, 1 साल से ज़्यादा ये रह चुका है वहाँ पे। तो 1 साल से ज़्यादा 438 दिन का इनका रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा, कॉस्मोनॉट वेलेरी पोलाकोव। चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो जारी की थी 2 जनवरी में, तो उस रिपोर्ट के अनुसार कि किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर है कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटक राज्य के अंदर 2019 में वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक बढ़ा है। अब बात करते हैं रिपोर्ट कहाँ से जारी हुई, किसने की। ये रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय से जारी होती है, और ये रिपोर्ट पर्यावरण मंत्री हमारे कौन है, प्रकाश जावड़ेकर।
पर्यावरण मंत्री कौन है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश जावड़ेकर ने ये रिपोर्ट जारी की। भारत राज्य रिपोर्ट 2019, इस रिपोर्ट के अंदर पहला स्थान कर्नाटक का रहा, दूसरा आंध्र प्रदेश का और तीसरा स्थान केरल का रहा। तो इस हिसाब से हमारे ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 2019 में भारत में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले पर्सनैलिटी कौन है, अभिनंदन वर्धमान। बिजनेस टाइकून की अगर हम बात करें तो रतन टाटा जी हैं। किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक रहने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, क्रिस्टीना कोच ने, जो नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। 300 दिन का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, फरवरी 2020 में वापस आ चुकी हैं। इससे पहले रिकॉर्ड 288 दिन का था, जो पैगी व्हिटसन के नाम था। अगर हम महिला पुरुष दोनों की श्रेणी में बात करते हैं तो सबसे लंबा जो रिकॉर्ड है वो कॉस्मोनॉट वैलेरी पोलाकोव के नाम है। इनका 438 दिन का रिकॉर्ड है, जो सन 1994-95 में बनाया गया। अब बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा जारी हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादक क्षेत्र बढ़ा है। तो किस में बढ़ा है दोस्तों, कर्नाटक में। और ये रिपोर्ट किसने जारी की, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। पर्यावरण मंत्रालय इसे जारी करता है और प्रथम स्थान रहा कर्नाटक का, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का, तीसरा स्थान रहा केरल का। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले पेज की, छठे क्वेश्चन की ओर। छठे क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। छठा क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत सरकार ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा है। जी हाँ, भारत सरकार ने आरपीएफ जो हमारी होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदल दिया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, नया नाम क्या रखा है, आपको वो बताना है। तो जल्दी से जितने को पता है जल्दी जल्दी कमेंट कर दो यार मेरे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आपका कमेंट करते ही मेरे अंदर एनर्जी आती है और मेरे अंदर एनर्जी आती है आपकी एनर्जी मैं बढ़ा दूंगा। जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ठोक दो लाइक उस घंटी वाले बटन को, क्योंकि आपको अपना सपना पूरा करना है। और सपना पूरा करने में बस मैं देखिए, सपना आप ही को पूरा करना होगा, क्योंकि सपना आपने देखा है। आपका सपने में हम केवल थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आपके करंट अफेयर्स एग्जाम में आएंगे तो करंट अफेयर्स मैं करवा सकता हूं, और कोई मदद होती है वो मैं कर सकता हूं। तो आपकी हम केवल मदद कर सकते हैं, लेकिन सपना आप ही को पूरा करना तो मेहनत आप ही को करनी होगी। तो लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जनवरी महीने का करंट अफेयर्स को आपके से 1-1.5 घंटे में पूरा कर दूंगा, अच्छे से क्लियर कर दूंगा भाई। क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका क्वेश्चन जरूर हो जाएगा, इतना बता सकता हूं। तो क्वेश्चन था कि भारत सरकार ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं आंसर की। आंसर है दोस्तों इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। जी हाँ, भारतीय रेलवे रक्षा सुरक्षा सेवा। पहले क्या था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, अब क्या है, भारतीय रेलवे रक्षा सुरक्षा, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, IRPFS। तो ध्यान रखिएगा इस फुल फॉर्म को कि इंडियन रेलवे ने आरपीएफ की फुल फॉर्म जो नाम है उसे बदलकर आरपीएफ की जगह IRPFS कर दिया है। इसका फुल फॉर्म क्या होगी वो याद रखिएगा, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, हिंदी में भारतीय रेलवे रक्षा सुरक्षा सेवा। ओके दोस्तों, अब हम आरपीएफ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना हुई थी सन 1872 के अंदर। जी हाँ, 1872 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक अरुण कुमार हैं। और इसका जो मोटो होता है, जो आदर्श वाक्य होता है, वो यशो लभस्व है। तो यशो लभस्व ध्यान रखिएगा। और इसके महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार हैं। इसी के साथ कुछ और जगह का नाम भी बदला गया था, तो वो नाम भी आप देख लीजिए। प्रगति मेट्रो स्टेशन, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। मकबरा चौक का नाम जो है, जो दिल्ली में है, इसका नाम शहीद कैप्टन विक्रम चौक कर दिया गया। ओके, तो प्रगति मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, और मकबरा चौक का नाम जो है वो शहीद कैप्टन विक्रम कर दिया गया है चौक। दोस्तों, आरपीएफ का नाम आपको कंफर्म रखना ही रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जितने लोगों को आंसर आता है वो जल्दी से आंसर कमेंट करके मुझे बताएं। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी सूचकांक 2019 में किस स्टेट का प्रथम रैंक आया है, आपको बताना है। जी हाँ, नीति आयोग हमारी जो एसडीजी सूचकांक है उसने जारी की है, तो इसमें प्रथम रैंक किस स्टेट का आया है आपको ये बताना है। अब मेरी तरह बहुत से लोगों को तो एसडीजी नहीं पता कि एसडीजी सूचकांक क्या होता है, तो वही आप पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं।
एसडीजी सूचकांक जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। जी हाँ, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। इसके अंदर हर जगह हर स्टेट को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना टारगेट कंप्लीट करना है अपने डेवलपमेंट के अंदर। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस स्टेट के अंदर हुआ है, विकास किस राज्य में हुआ है, उसके हिसाब से इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट को ऐड किया गया कि इस फील्ड में आपको इतना टारगेट होता है कि इस फील्ड में आपको इतना डेवलपमेंट करना है, उस हिसाब से आपकी रैंक आएगी दोस्तों। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एसडीजी सूचकांक, ये जारी कर दिया गया है। और ये जारी किसने किया? ये जारी किया है नीति आयोग ने। ध्यान रखिएगा कि सतत विकास सूचकांक जो है एसडीजी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ओके, तो इसके अंदर प्रथम स्थान किसका रहा? प्रथम स्थान रहा केरल का, जिसने 70% स्कोर किया है। दूसरा स्थान रहा हिमाचल प्रदेश का, और थर्ड स्थान रहा आंध्र प्रदेश, और फोर्थ तमिलनाडु, और फिफ्थ तेलंगाना। तो ये आप रैंक इनकी देख सकते हैं। अगर हम पिछली जो 2018 की है वहाँ की बात करें तो 2018 में जो ओवरऑल जो स्कोर था वो 57% रहा, 2019 में 60% रहा। तो नीति आयोग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहले से होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ज़्यादा क्वेश्चन ये हमारे 30 से 35 क्वेश्चन इस पॉइंट में इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, और यही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, लेकिन पीडीएफ में आप उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप इस वीडियो में समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं मजा लेकर। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए। एक बार वापस मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। भारत सरकार ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा? आईआरपीएफएस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। फिर रेल आरपीएफ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। नीति आयोग ने एसडीजी सूचकांक जारी किया, उसमें किस राज्य की क्या रैंक रही। तो चलिए अब बात करते हैं अगले पेज की। अगला पेज आप सभी के सामने आ चुका है। 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है इस वक्त। देखिए 8वां क्वेश्चन जो है हमारा, 8वां क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का लेह में हुआ आरंभ। अब क्वेश्चन टाइप से नहीं लिखा मैंने, अब मैंने डायरेक्ट उसको उसी टाइप से ऐड कर दिया, थ्योरी टाइप से। अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो 2020 है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ है? लेह में उसका आयोजन किया गया था। तो लेह, और लेह में किसने किया इसका आयोजन? इसका आयोजन लेह लद्दाख में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAH की 5वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू हुई है। IHAS के अध्यक्ष कौन है? KL कुमार। IAH की फुल फॉर्म क्या है ये याद रखिएगा, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है तो इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और 9वां क्वेश्चन भी इस महीने का मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेरे तरीके से, मेरे हिसाब से तो है, बाकी आपका देखिए मैं बता नहीं सकता। तो चलिए जल्दी से 9वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। WHO ने साल 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इस कोरोना काल में तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग रहा, रोजाना WHO ही सुनने को मिल रहा है हमें तो, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया? तो हमारा आंसर क्या होगा? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। जी हाँ, WHO ने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ इसे घोषित किया है दोस्तों। अब ये क्यों किया है, किसकी वजह से किया है, अब वो भी देख लेते हैं। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के 200वें जन्मदिन की जयंती पर इसे किया गया है। WHO के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो टेड्रोस है। तेलंगाना, अब इसके साथ 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किए हैं यहाँ पर कि तेलंगाना ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है। तेलंगाना हमारा भारत का जो राज्य था लास्टवा, उसने 2020 को कौन सा राज्य घोषित किया, कौन सा वर्ष घोषित किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष। इसी के साथ में जो CISF है, जो हमारी फोर्स है, उसने ईयर ऑफ मोबिलिटी का वर्ष इसे घोषित किया है दोस्तों। ओके, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं 10वें पॉइंट की। 10वां और 11वां पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। 10वां हमारा जो पॉइंट है, किस फिल्म को 92वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है?
कि इस फिल्म को जो 92वां ऑस्कर अवार्ड है उसके नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया। आंसर क्या है? द लास्ट कलर। ओके, याद रखिएगा। 11वां पॉइंट है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? आपको बता दूं कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? वो है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की रहने वाली थी, अब वर्तमान में तो वो अमेरिका में रहती हैं। ठीक है, इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर कभी आपको टाइम मिले तो आप इनकी स्टोरी जरूर पढ़ें। मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार विजेता। ओके दोस्तों, तो इनके ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है और उस फिल्म का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, हमें वो बताना है। तो क्या है? गुल मकई। ध्यान रखिएगा, गुल मकई टाइटल है फिल्म का। चलिए अब अगला पॉइंट, 12वां पॉइंट आप सभी के सामने स्क्रीन पर। वह वैज्ञानिक जिसे हाल ही में वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, वह वैज्ञानिक, वह साइंटिस्ट जिसे हाल ही में 2020 का जो इंदिरा गांधी पुरस्कार होता है उसे सम्मानित किया गया है। कि वैज्ञानिक का नाम क्या है? आर रामानुजन वैज्ञानिक का नाम है और ये एक कंप्यूटर के वैज्ञानिक है। ओके, और इस जो इंदिरा गांधी पुरस्कार, इसकी शुरुआत सन 1986 में हुई थी, जो हर 3 साल के बाद दिया जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले पेज पर 13वें पॉइंट की ओर। तो 13वां पॉइंट आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं 13वें पॉइंट की। अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल रखिए, क्योंकि हम अपने सपने के लिए लड़ रहे हैं, सपने की जंग लड़ रहे हैं, अपने सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करोगे तो आपका सपना जरूर पूरा होगा मेरे भाई। अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। अब ऐसे यही सोचो कि मुझे एनडीए में जाना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि पीछे आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। तो सभी के सपने आपके सपने पर हैं। तो दोस्त भाई, सबसे पहले अपने सपने के बारे में सोचो। अगर आपका सपना, ये सपना पूरा हुआ तो आप अपने और जो ख्वाब हैं, आप औरों के जो सपने हैं, उन सबको पूरा कर सकते हो। चलिए 13वां पॉइंट की बात करते हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। आप सभी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखित पुस्तक का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, क्या नाम है? कर्म योद्धा ग्रंथ। कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर आधारित है? पीएम नरेंद्र मोदी के। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया, उनको लॉन्च किसने किया? तो अमित शाह ने इसको लॉन्च किया। यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन, मलाला यूसुफजई इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी है। ओके, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सदी की सबसे प्रसिद्ध जो किशोरी है वो कौन है? मलाला यूसुफजई। चलिए अगला पॉइंट 15वां, फोर्ब्स पत्रिका के 20 प्रभावशाली लोगों में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर शामिल हैं। फोर्ब्स पत्रिका, फोर्ब्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। फोर्ब्स पत्रिका ने एक रिपोर्ट जारी की है कुछ समय पहले। तो उस रिपोर्ट के अंदर उस पत्रिका ने बताया है कि दुनिया भर के 20 प्रभावशाली लोगों में भारत के कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर शामिल किए गए हैं। विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर को विश्व के टॉप 20 निर्णायक लोगों की सूची में जगह मिली। कन्हैया कुमार कौन है? वे, उनका स्थान रहा 12वां। वे जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष हैं और फिलहाल पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके हैं। इनके बारे में आपने नाम काफ़ी सुना होगा क्योंकि काफ़ी विवादों में रह चुके हैं पहले। ओके दोस्तों, कन्हैया कुमार 12वें स्थान पर रहे। प्रशांत किशोर जो जदयू के रणनीतिकार हैं, वे 16वें स्थान पर रहे। और इसी लिस्ट की अगर हम और बात करें, इस लिस्ट की इसी मतलब जो ये सूची है, सूची में और भी बात करें तो प्रथम स्थान रहा हसन मिनहाज का। हसन मिनहाज जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ओके, हसन मिनहाज जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, वो एक राजनीतिक या टिप्पणीकार और कॉमेडियन है। इनका प्रथम स्थान रहा। इनके अलावा इस सूची में 5 अन्य भारतीय भी शामिल हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, 15 हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन या 16वें पॉइंट के बारे में। तो 16वां पॉइंट देखिए, गुजरात में की जाएगी विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर ओपन किया जा रहा है, कहाँ पर खोला जाएगा, तो आपको कहाँ बताना है? गुजरात के अंदर। अब गुजरात में कहाँ और ये क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं। तो देखिए, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC
VSCIC की फुल फॉर्म क्या होगी? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। यह घोषणा गुजरात के गांधीनगर में हो रहे चिल्ड्रन इनोवेशन फेस्टिवल CIF के दौरान की गई। चिल्ड्रन इनोवेशन फेस्टिवल में केवल स्कूल जाने वाले बच्चों एवं 18 वर्ष तक के बच्चों को ही भाग लेने की अनुमति दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी और भी बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के गवर्नर राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी होती है इस क्वेश्चन की। तो इस हिसाब से देखिए हमारे 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं एक बार वापस सभी को थोड़ा थोड़ा आपके सामने रिपीट करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा इस पेज के ऊपर। कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन किसने किया इसका? अमित शाह ने। सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी मलाला यूसुफजई, किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र ने। मलाला यूसुफजई के जीवन पर जो फिल्म बन रही है उसका टाइटल क्या है? गुल मकई। फोर्ब्स पत्रिका के 20 प्रभावशाली लोगों में भारत के किन लोगों को शामिल किया गया? कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर। कन्हैया कुमार का स्थान 12वां रहा, ये JNU के पूर्व अध्यक्ष हैं। प्रशांत किशोर 16वां स्थान रहा, ये जदयू के रणनीतिकार हैं। प्रथम स्थान हसन मिनहाज का रहा, जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, और इनके अलावा 5 और सदस्य हैं। और विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात में। अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन या 17वें पॉइंट के बारे में। तो देखिए 17वां पॉइंट आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्र सरकार ने 17वां पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए सामने। केंद्र सरकार ने राज्य दक्षता सूचकांक 2019 जारी कर दिया। जी हाँ, सूचकांक भाई तीसरे नंबर का सूचकांक है, सभी को ध्यान रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट SDG सूचकांक, और ये तीसरा आ गया राज्य दक्षता सूचकांक। ठीक है, अब इस सूचकांक में क्या होता है, क्या कहा गया, वो पढ़ते हैं। देखिए तो सबसे पहले देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने राज्य दक्षता सूचकांक 2019 जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य दक्षता ऊर्जा सूचकांक 2019 जारी किया। सूचकांक नई दिल्ली में आयोजित रिव्यू प्लानिंग और मॉनिटरिंग RPM बैठक के दौरान जारी किया गया। सूचकांक को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी AEEC द्वारा तैयार किया गया था। ये बात तो आप समझ गए होंगे। देखिए अब इसे अच्छे से और पढ़ सकते हैं आप। राज्य ऊर्जा दक्षता जो सूचकांक है, यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 ने सभी क्षेत्रों में बिजली, कोयला, देखिए इसके अंदर कुछ फील्डों को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो ये राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक क्या होता है, इसके अंदर सेंटर ने कुछ विशेष फील्ड को, कुछ सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। जैसे इसने बिजली, कोयला, जो हमारे तेल हैं, गैस है, इन सभी से ऊर्जा उत्पादन कितना होता है तो वो शामिल किए गए हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन किस राज्य ने की है आपको ये बताना है। तो इस रैंक के अंदर, इस सूची में हमारे जो प्रथम टॉप 3 राज्य हैं उनमें पहला स्थान रहा हरियाणा का, दूसरा कर्नाटक का और तीसरा केरल का। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। और ये किसने जारी की है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो किसने जारी की है ये सूचकांक हमारी, मैं थोड़ा सा बैक लेता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये सूचकांक किसने जारी किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी के द्वारा तैयार किया गया है। अब चलिए बात करते हैं 18 नंबर की। 18वां क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से अपने जोश जुनून जज्बे को भाई कायम रखिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए, लाइक ठोकते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ठोक दीजिए। मैं बार बार बीच में आपको मोटिवेट करता रहता हूं ताकि आप डीमोटिवेट ना हो जाओ, वीडियो को छोड़ के ना भाग जाओ। देखिए कभी भी वीडियो को बीच में छोड़ के ना चाहें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो आप धोखेबाज आदमी है, और धोखेबाज आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यही है फर्स्ट और लास्ट बात। तो कभी भी धोखेबाज ना बने, अपने ड्रीम है, अपने ड्रीम को पूरा करो यार, ड्रीम के लिए जियो, अपनी मेहनत करो उसके लिए। और इस वीडियो में मैं जनवरी के पूरे करंट अफेयर्स क्लियर करवाने वाला हूं। आप अगर डे टू डे करंट अफेयर्स करोगे तो आपको पता नहीं कितना टाइम खराब करना पड़ेगा। इससे बेटर है मैं आप लोगों के लिए पूरे महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं खुद सेलेक्ट करके। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करो। और आई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना है आप सभी से यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको आप तो शेयर कर दो। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा शेयर करने से। जितना ज़्यादा ये वीडियो मतलब अच्छा होगा, मैं अगला वीडियो उतना जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ढाका में विश्व इज्तिमा का पहला चरण शुरू हुआ।
बांग्लादेश के ढाका में विश्व इज्तेमा का पहला चरण शुरू हो चुका है। अब हमें यही नहीं पता कि विश्व इज्तेमा क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी पहले से होती है। बांग्लादेश के ढाका में विश्व इज्तेमा का पहला चरण शुरू हुआ। देखिए आपको मैं बता दूं, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं, जैसे हम स्नान करने जाते हैं हिंदू समुदाय के लोग, वैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोग भी यात्रा करने जाते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर आता है पूरी दुनिया में कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग कहाँ पर जाते हैं, वो है दोस्तों हज। हज का नाम आपने सुना होगा। हज के बाद मुस्लिम समुदाय की दूसरी सबसे बड़ी जो मंडली है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए, वो क्या है, विश्व इज्तेमा। विश्व इज्तेमा का दूसरा चरण शुरू हुआ है, पहला चरण शुरू हुआ है कहाँ पर, बांग्लादेश के ढाका में। कब, 17 से 19 जनवरी के बीच ये शुरू हुआ था। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राजधानी ढाका है और मुद्रा क्या है, टका है। खेल खत्म, अपना पड़ोसी है। बस इतनी जानकारी रखो कि विश्व इज्तेमा कहाँ पर होता है, बांग्लादेश में ढाका में होता है। चलिए बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पॉइंट है 19वां पॉइंट आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से देखिए, जिसको आंसर पता है कमेंट करके आंसर जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। जल्दी कीजिए भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, ठोको लाइक जल्दी से, और शेयर करो जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके। तो हमारा तो 19वां पॉइंट है, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव NYF 2019 लखनऊ में मनाया गया। जी हाँ, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 23वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है कहाँ पर मनाया गया है, नेशनल यूथ फेस्टिवल, फुल फॉर्म NYC की, नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है, तो कहाँ पर, लखनऊ में मनाया गया। कब से कब, 12 से 16 जनवरी। इसकी थीम क्या थी, थीम जरूर याद रखना, क्योंकि थीम बहुत बार पूछी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है थीम हमारे। तो थीम क्या है, फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया। फिट रहोगे तभी तो हिट रहोगे, तो आप पर भी लागू होता है मेरे भाई। फिट रहो, हिट रहो, सुपर हिट रहो, और अपने सपने के लिए डीट रहो। जी हाँ, फिट रहो, हिट रहो, सपने के लिए ढीठ रहो, क्योंकि ढीठ रहोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। अपना जो सोच लिया ना उसे करने के लिए मेहनत भी करो, उसे पूरा भी करो। ऐसे नहीं बीच में छोड़ देना, ही पूरा करो उसे, तभी तो ढीठ बोल रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं, यूपी के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ। यूपी का जो राज्यपाल है, गवर्नर, वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। और युवा मामलों के और जेल मंत्री हमारे कौन है, किरेन रिजिजू जो नाम है इनका, जो भी है देखिए, रिजिजू, ओके, किरेन रिजिजू हमारे युवा मामलों तथा जेल मंत्री हैं दोस्तों। तो ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, लखनऊ में। कब, 12 से 16 जनवरी के बीच। इसकी थीम फिट यूथ फिट इंडिया। यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और युवा मामलों की जो हमारे जो मंत्री है केंद्र में, वो है किरेन रिजिजू। अब बात करते हैं 20वें पॉइंट की ओर। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो 20वां क्वेश्चन, 20वां पॉइंट आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो फोकस कीजिए अब 20वें पॉइंट पर। 19 पॉइंट आप सभी ने बड़े दमदार तरीके से किए हैं। अब बात 20वें पॉइंट की है, तो 20वां पॉइंट आ चुका है मेरे भाई। 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में हम पता नहीं कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो और ध्यान से याद रखो। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। पता नहीं किस पर पहले आ जाए, किस पर आपको मिल जाए, तो जिस पर भी मिल सके ले लीजिए। पढ़ते रहिए मेरे साथ और आगे बढ़ते रहिए, सपने के लिए मेहनत करते रहिए। 20वां हमारा जो पॉइंट है, अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन किया गया। जी हाँ, अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन किया गया। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, अबू धाबी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ये समिट जो होता है, देखिए अब आगे देखते हैं। पहले इसकी थीम क्या है, इसकी थीम थी रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ओके, जो भी है, रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट।
इसके अंदर जो समिट है, देखिए समिट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि हमारे जो दुनिया भर के जो देश हैं वो देश अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं। ओके, तो वो ग्रुप्स क्या होते हैं, वो अलग अलग जगह अपनी मीटिंग्स बुलाते हैं। समिट जो होता है जैसे G7 G9 ऐसे बहुत सारे समिट होते रहते हैं, तो उनके अंदर सभी देशों को इन्वाइट किया जाता है और वो वहाँ पर किसी स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और अपने जो हैं खुद के अपने विचार वहाँ पे रखते हैं। और एक वहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सभी देशों को अप्लाई करना होता है अपने अपने देश के अंदर उसके लिए। तो ये वही चीज़ होता है समिट। तो ये किस पर हुआ था, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट किया गया है अबू धाबी के अंदर। इसकी थीम जो थी वो रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर कुल 170 देशों ने भाग लिया। ठीक है मेरे भाई। अब ये अबू धाबी कहाँ है, ये अबू धाबी है UAE के अंदर। UAE का नाम तो आपने सुना ही होगा, संयुक्त अरब अमीरात इसकी फुल फॉर्म होती है। तो UAE की राजधानी क्या है, अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ओके, नाम बड़ा है लेकिन फिर भी थोड़ा याद रखिएगा, खलीफा बिन जायद अल नाहयान। यहाँ की राजधानी अबू धाबी हो गई और मुद्रा UAE दिरहम। जी हाँ, UAE दिरहम। थोड़ी सी और जानकारी है वो भी और देख लीजिए कि इस आयोजन का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग को रोकना है। कि जैसे हम पॉलीथीन, प्लास्टिक, ऐसे बहुत सारे पॉलीथीन हैं जिन्हें हम केवल वन टाइम यूज कर सकते हैं, तो उनका उपयोग को कम करने के लिए, रोकने के लिए ये सबमिट किया गया था। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। 20वां पॉइंट आप सभी के सामने हाजिर है। अमेरिका ने चीन को मुद्रा मैनिपुलेटर सूची से हटाया। ये भी पॉइंट काफ़ी अच्छा है। अमेरिका ने चीन को मनी मैनिपुलेटर, मतलब जो मुद्रा से छेड़छाड़ का जो मामला होता है, ऑनलाइन एक मुद्रा होती है, उस मुद्रा से छेड़छाड़ का जो मामला होता है, इस सूची से अमेरिका ने चीन को हटा दिया है। पहले उस पर ये प्रतिबंध लगाया हुआ था। चलिए अगला जो पॉइंट है 22वां, देखिए केंतो मोमोता ने अपने नाम किया मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब। मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता, केंतो मोमोता ने जीता है। दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी जापान के केंतो मोमोता ने मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है। ये दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी है मेरे भाई, याद रखिएगा, केंतो मोमोता। नाम थोड़ा अजीब है पर फिर भी हम याद रख सकते हैं क्योंकि बात हमारे सपने की हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और सभी साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंजॉय करते रहिए। जहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो, मिस्टेक हो, कमेंट करके मुझे बता दीजिए। चलिए अगला 23वां जो क्वेश्चन है, 23वां पॉइंट है, देखिए IUPAC। ये नाम तो सुना हुआ है, हाँ हमने 11th-12th में नाम पढ़ा था। IUPAC नाम केमिस्ट्री में चलता था। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मतलब सॉरी मैथ के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, केमिस्ट्री दोनों में होती है, तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने IUPAC का नाम तो जरूर सुना होगा। अब इसके बारे में और देखते हैं। IUPAC ने विपुल बिहारी साहा को चुना अपना ब्यूरो सदस्य। अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखिए। प्रसिद्ध रसायन विज्ञान विपुल बिहारी साहा को 2020 से 23 की अवधि के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC की फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म होती है, का सदस्य चुना गया है। साहा एक शताब्दी में इस पद के लिए चुने जाने वाले CNR राव के बाद वे दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले किन्हें चुना गया था, CN राव नाम के एक साइंटिस्ट को चुना गया था। ओके एवरीवन, तो वापस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, IUPAC की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। आगे इसमें बात करें IUPAC के बारे में। IUPAC रसायन विज्ञान पेशेवरों का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 100 साल पहले की गई थी। IUPAC के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है क्यूई फेंग जोंग, जो भी नाम है देख लीजिएगा। मुख्यालय उत्तरी कैरोलिना USA में है। ओके दोस्तों, तो ये IUPAC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। चलिए बात करते हैं अगले 24वें क्वेश्चन की ओर। देखिए इससे पहले मैंने थोड़ी सी और जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट की है,
तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए मेरे भाई। और जो बंदे नए हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लेना, वरना फिर देख लियो बहुत अच्छा नहीं होगा। सभी को मैं बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अपना गला फाड़ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा मेहनत का बदला मतलब जो भी है यार वो तो मिलना चाहिए ना, मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। तो बस वीडियो मैं इतना ही चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक 5-10 बंदों को शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केवल इतनी सी मुझे आपसे मदद चाहिए, तो प्लीज़ यार जल्दी से कर दो। अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट की अब हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है आप सभी के सामने, आईसीसी अवार्ड 2019। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अलग से लिखी है क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही नोट किया है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम बात या डिस्कस नहीं कर रहे उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कचरा पढ़ें। ओके एवरीवन, तो चलिए, आईसीसी अवार्ड 2019, रोहित शर्मा को साल का सबसे बड़ा अवार्ड चुने गए वनडे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। कि रोहित शर्मा को साल का सबसे बड़ा जो अवार्ड है चुने गए वनडे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में। 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ आरंभ। विश्व में सबसे छोटे कद के व्यक्ति खगेंद्र थापा का निधन। ये पॉइंट है कि विश्व का जो सबसे छोटे कद का व्यक्ति था खगेंद्र थापा, उनका निधन हो गया है। और जो 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल है वो गोवा में शुरू हुआ है एवरीवन। ओके, चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, तो हमारा जो 24वां जो क्वेश्चन है, 24वां जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का हुआ आगाज। कि अंडर 19 जो विश्व कप है उसका आगाज कहाँ हुआ है, उसका आगाज हुआ दक्षिण अफ्रीका में, इसका आरंभ किया गया, इसकी शुरुआत की गई। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2019 दक्षिण अफ्रीका में आरंभ हो चुका है। भारतीय टीम प्रियम गर्ग की कप्तानी में टूर्नामेंट खेलेगी। किसकी कप्तानी में? प्रियम गर्ग की कप्तानी में टूर्नामेंट खेलेगी। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? यशंकर शशांक मनोहर आईसीसी के अध्यक्ष हैं। मुख्य कार्यकारी कौन है? मनु साहनी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई यूएई के अंदर है। ओके एवरीवन, चलिए थोड़ा ऊपर और चलते हैं। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो की वजह से आप लोग इसे ना देखें। बाकी समझाऊंगा हर एक चीज़, और हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ क्लियरली। तो देखते चलिए, अब जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो आप सभी के सामने आ चुका है। एनएसए, इसका नाम तो जरूर सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है एनएसए। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या होती है मेरे भाई? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है क्योंकि इसका लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ, सरकार इसका बहुत फ़ायदा उठाती है। हमारे जो कानून हैं उनको हनन करने के लिए, लोगों को दबाने के लिए इसका बड़ा फ़ायदा उठाया जाता है। ये कब ट्रेंडिंग में आता है, कब चर्चा में आता है? या तो फिर हमारे चुनाव होते हैं उस समय आता है, या अधिकतर आपको बता दूं, या वैसे भी लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये एनएसए द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। दिल्ली में लागू हुआ था 3 महीने के लिए, 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक। ओके, क्या है? सीधे शब्दों में कहे तो एनएसए कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत, गवाह और वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को न तो गिरफ्तारी की वजह बताई जाती है, न ही 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की कोई बाध्यता होती है, न ही गिरफ्तार व्यक्ति को कोई वकील मिलता है। भाई वही हालत है कि सरकार जो चाहे वो आपके साथ कर सकती है एनएसए के थ्रू। तो बस इतना ही मुद्दा है एनएसए के बारे में। और इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एनएसए पर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, तो ज़्यादा जानकारी लेनी है तो वो वीडियो देख लेना। अब बढ़ता हूँ मैं आगे की ओर। हमारा जो अगला पेज है, 25वां पॉइंट आप सभी के सामने आ चुका है। तो देखिए, थोड़ा फोकस कीजिए सामने। जोमेटो ने उबर ईट्स को किया अधिग्रहण। जी हाँ, जोमेटो जो कंपनी है उसने उबर ईट्स को अधिग्रहण कर लिया है, मतलब खरीद लिया है। ओके, आगे देखें तो गुरुग्राम स्थित फूड डिलीवरी स्टार्टअप और रेस्तरां एग्रीग्रेटर जोमेटो ने भारत के उबर ईट्स को व्यापार को अधिग्रहण कर लिया है। जोमेटो के सीईओ कौन है? दीपिंदर गोयल। उबर टेक्नोलॉजी इंक के सीईओ कौन है? दास खोसरो शाही। इनको याद रखिएगा एवरीवन। चलिए अगला पॉइंट जो है हमारा 26वां, इसकी बात कर लेते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अगर जो पॉइंट समझ में ना आए आप मुझे कमेंट में उसके बारे में बोल सकते हैं, मैं उस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट में डाल दूंगा। इसके अलावा ये पूरी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों जगह मिल जाएगी, तो इसे वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन डाउनलोड करके पढ़ने से बेहतर है कि आप इस वीडियो को मेरे साथ रिपीट करें,
जिससे आपको भी काफ़ी अच्छा लगे, हमें भी काफ़ी अच्छा लगे और मैं हर एक चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो एवरीवन, अगला हमारा 26वां जो पॉइंट है वो है हेल्थ सेट गो। हेल्थ सेट गो की संख्या प्रिय प्रकाश को सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। सॉरी, हेल्थ सेट गो एक संस्था है। हेल्थ सेट गो जो संस्था है, प्रिया प्रकाश को संस्था प्रिया प्रकाश को सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसकी ये संस्था है, इतना याद रखना है आपको कि हेल्थ सेट गो भारत के हेल्थ सेट गो की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रिय प्रकाश को वर्ष 2019 के ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। यह पुरस्कार उनके स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। हेल्थ सेट गो एक संस्था है और उसकी जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं प्रिया प्रकाश, उनको सिस्को यूथ क्लब की ओर से लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको इतना ध्यान रखना है। और ये क्या करती हैं, ये स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम इन्होंने चलाया था बच्चों के लिए, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। ओके एवरीवन, चलिए अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट देखते हैं। हैदराबाद विश्व के गतिशील शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर। हैदराबाद जो शहर है वो गतिशील शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। तो इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैदराबाद विश्व के गतिशील शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर। अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लासेल JLL जोन्स लैंग लासेल JLL ने विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची जारी की। इस सूची में हैदराबाद ने बेंगलुरु को पछाड़कर विश्व के सबसे प्रगतिशील शहर के रूप में उभर कर सामने आया है। ओके एवरीवन, पहले कौन था? बेंगलुरु, अब क्या आ गया है? हैदराबाद। तो हमारा प्रथम स्थान किसका रहा? हैदराबाद का। दूसरा स्थान बेंगलुरु, पांचवा चेन्नई और छठा रहा दिल्ली का। आर्थिक सुस्ती के बावजूद विश्व में 20 डायनेमिक शहरों की सूची में भारत के 7 शहरों को जगह मिली है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो आपको केवल नंबर ध्यान रखना है। पहला स्थान रहा हैदराबाद का, दूसरा बेंगलुरु, पांचवा चेन्नई का और छठा दिल्ली का। इसमें 20 टॉप शहर हैं, उनमें 7 शहर हमारे इंडिया के हैं एवरीवन। तो चलिए, अच्छे से हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट की, अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा जो 28वां जो है उसकी बात करते हैं। तो 28वां आप सभी के सामने देखिए आ चुका है। अच्छे से इस पर फोकस कीजिए थोड़ा सा और इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, दीपिका पादुकोण वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित। ये तो यहाँ हमारा टॉपिक रहा। अब क्या है, मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। दीपिका पादुकोण वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ये एक संगठन है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम WEF इसे शॉर्ट में कहते हैं, फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की ओर से क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दीपिका पादुकोण ने इवेंट में डिप्रेशन संघ की, डिप्रेशन जो होता है हमारा अपनी, उसकी डिप्रेशन संघ अपनी जंग के बारे में बात की कि उन्होंने डिप्रेशन के साथ कैसे लड़ाई लड़ी अपनी। दीपिका पादुकोण ने जब वो स्टोरी अपनी शेयर की तो उस स्टोरी से काफ़ी मोटिवेशन मिला लोगों को और उसी स्टोरी के बल पर उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दीपिका को मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इसका नेतृत्व करने के लिए दिया गया है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए और इसका नॉलेज देने के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट 29वां पॉइंट आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। 29वां हमारा पॉइंट है दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रेक्जिट बिल को दी मंजूरी। ये ब्रेक्जिट बिल क्या है, उसको मंजूरी दे दी है। 31 जनवरी को EU से अलग हो जाएगा ब्रिटेन। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है या इंटरनेशनल मुद्दा है, तो यहाँ हमें थोड़ा और फोकस करना होगा। समझिए, ब्रिटेन की महारानी कौन है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हाल ही में ब्रिटिश सरकार के ब्रेक्जिट फैसले या कानून को मंजूरी दे दी है। इसके साथ 31 जनवरी को ब्रिटेन
यूरोपियन संघ, देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ था ईयू, ईयू की फुल फॉर्म होगी यूरोपियन संघ। तो यूरोपियन संघ से अलग होने जा रहा है, ब्रिटेन से बाहर हो जाएगा। इसके साथ ही ब्रेग्जिट विधेयक अब कानून बनने के लिए तैयार है। ये एक कानून है जो ब्रेग्जिट विधेयक इसे नाम दिया गया है, ब्रिटेन का कोई कानून है। तो ये कानून बनेगा इससे अलग होने के बाद। तो ईयू से अलग हो रहा है, ब्रिटेन की महारानी ने ऑर्डर दे दिया है। चलिए अगला पॉइंट इसी के अंदर है हमारा। देखिए इसके अंदर और क्या है, ब्रिटेन संसद का निचला सदन, सदन ऑफ हाउस, ब्रिटेन संसद का निचला सदन क्या कहा जाता है उसे, सदन हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके दोस्तों, 9 जनवरी 2020 को ईयू से निकलने से संबंधित ब्रेग्जिट विधेयक पर अपनी मुहर लगा चुका था। यूरोपियन संघ ईयू 28 देशों को शक्तिशाली समूह है। इस समूह में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे आर्थिक और राजनीतिक सबसे जुड़े हुए हैं, रूप से जुड़े हुए हैं। आईसीजे का अहम फैसला, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सुरक्षा हेतु तत्काल कदम उठाए म्यांमार। जी हाँ, जो हमारे जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो म्यांमार से विस्थापित होकर हिंदुस्तान में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए आईसीजे ने कहा है, जो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश हैं उनका फैसला है कि उनके लिए तत्काल कोई कदम उठाया जाए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले पेज की ओर। 29 हमारे पॉइंट हो चुके हैं, अब बात करते हैं 30वें पॉइंट की ओर। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट है, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। चलिए अगला 30वां पॉइंट है, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत 72वें स्थान पर। यह वैश्विक प्रतिभा सूचकांक का 7वां संस्करण है। देखिए वैश्विक प्रतिभा सूचकांक जो है इसमें भारत का 72वां स्थान रहा, और यह वैश्विक प्रतिभा सूचकांक का 7वां संस्करण, ये 7वीं बार इसका आयोजन किया जा रहा है। यह सूचकांक विश्व के देशों को उनकी तरक्की करने, प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने और आकर्षित करने की उनकी क्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है। इसी आधार पर उनकी रैंकिंग की जाती है। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में सभी विकसित देशों को शामिल है। विश्व आर्थिक मंच में जारी इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु और भी काम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर और बढ़ता हूँ इसी पेज पर। तो देखिए यहाँ नीचे और इसी की जानकारी है, किया जा सकता है। इस सूचकांक में विश्व के 132 देश शामिल हुए थे। कितने कुल देश शामिल हुए, 132, 132 देश। शीर्ष पर कौन कौन से रहे वो याद रखिए, प्रथम स्विट्जरलैंड, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर सिंगापुर। भारत का 72वां स्थान रहा। 2019 में ये स्थान 80 पर था और कुल 125 देशों ने उस समय भाग लिया था दोस्तों। तो भारत की स्थिति काफ़ी नाजुक है, काफ़ी नीचे है इंडिया की रैंक इस लिस्ट के अंदर। तो चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए 31वां जो पॉइंट है वो पॉइंट आपके सामने। इसी वीडियो के अंदर हमें इसी जनवरी महीने के अंदर हमने चौथी जो इंडेक्स है, चौथी जो सूची है उसकी बात की है। देखिए अगला है हमारा 31वां, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 51वें स्थान पर रहा। जी हाँ, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा, 51वां स्थान। ये किसने जारी की, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने हाल ही में वर्ष 2019 के लिए वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक जारी किया है। इसमें कुल देश 167 देशों ने भाग लिया। भारत का स्थान रहा यहाँ पर 51वां। 2018 में ये स्थान 41वां स्थान रहा था। हमारे जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका का 69वां स्थान रहा, बांग्लादेश का 80वां स्थान, चीन का 153वां स्थान, ब्राज़ील का 52वां स्थान, रूस का 134वां स्थान रहा इस लिस्ट के अंदर। और थोड़ा सा हम इसके बारे में और देखें तो प्रथम स्थान रहा नॉर्वे का, दूसरा आइसलैंड का, तीसरा स्वीडन का। भारत में नागरिकों की स्थिति 1 साल में कम हुई है दोस्तों। तो ये पूरा आप समझ गए होंगे। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप हमारा जो ग्रुप है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए और इस PDF को डाउनलोड करके इस वीडियो के बाद में पढ़ लीजिएगा एक बार, जिससे आपके सारे जितने भी और कन्फ्यूजन है वो आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 32वां जो पॉइंट है, 32वां पॉइंट आप सभी के सामने आ चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
32वां पॉइंट है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर रहा। आप देख रहे होंगे कि इसमें सूचकांक बहुत आ रहे हैं, क्योंकि भाई 2018 जो है वो कंप्लीट हुई थी, 2000 जनवरी के दिसंबर गया था लास्ट में पूरी साल, तो पूरी साल की जो लिस्ट है, जो सूचकांक है, वो जनवरी में जारी किए गए हैं, तो जनवरी में हमें इन्हें पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 80वां स्थान रहा भारत का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 23 जनवरी को इस सूचकांक को लॉन्च किया। भारत भ्रष्ट देशों की सूची में 2 स्थान फिसल गया। जी हाँ, भ्रष्ट देशों की सूची में भारत 2 स्थान फिसल गया मेरे भाई। कुल देश 180 देशों ने इसमें भाग लिया। भारत की स्थिति 80वां स्थान रहा, जबकि 2018 में यही स्थान 78वां स्थान रहा था भारत का, क्योंकि भारत के लोग बहुत भ्रष्ट हैं, इसलिए इसकी रैंक बहुत नीचे आ रही है। चलिए, अगला इसमें इसी क्वेश्चन में और जानकारी है कि प्रथम स्थान किसका रहा? डेनमार्क का। हर चीज में टॉप रहता है ये देश। दूसरा, डेनमार्क और न्यूजीलैंड 2 देश इसमें प्रथम स्थान पर रहे। पाकिस्तान का 140वां स्थान रहा। थर्ड पर फिनलैंड रहा। चलिए, इसी में कुछ और हमारे कुछ छोटे छोटे और पॉइंट है। देखिए, वह अफ्रीकी देश जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन योजना को अपनाया गया। जी हाँ, वह अफ्रीकी देश जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन योजना को अपनाया गया। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना द्वारा। ओके, पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना ने भारत की जो उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन योजना है उसको राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया है दोस्तों। अगले हमारे कुछ पॉइंट है। अब पॉइंट वैसे में डायरेक्ट लिखे हैं सभी। वह देश जहां पर हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने क्षुद्र ग्रह क्रेटर याराबुआ क्रेटर की खोज की गई है। जी हाँ, किस देश में दुनिया के सबसे पुराने क्षुद्र ग्रह क्रेटर याराबुआ क्रेटर की खोज की गई है? किस देश में? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ध्यान रखिएगा, किसके अंदर की गई है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे भाई। चलिए, अगला जो पॉइंट है, बहुचर्चित वुहाना वायरस। वुहाना वायरस का प्रथम संक्रमण क्षेत्र है। वुहाना जो वायरस है, जिसे शहर के नाम पर नाम दिया गया, तो दोस्तों ये कौन से शहर में सबसे पहला इसका केस मिला? तो वुहान वायरस। ठीक है दोस्तों, वुहान वायरस। चलिए, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। 24 जनवरी। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए जल्दी से एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी हमारे दिवस हैं जनवरी महीने के, वो सभी दिवस आप एक पेज पर लिखें। उन सभी की जो थीम है, वो थीम आप उनकी लिखें। वो दिवस क्यों मनाए जाते हैं वो भी लिखें, क्योंकि दिवस से जो डे है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर ये इनकी मतलब याद में मनाया जाता है ये दिवस। चलिए, बात करते हैं अगले पॉइंट की और। अभी ये हमारा लास्ट पेज है दोस्तों इस महीने का। जो बचे हुए हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा या पीडीएफ में ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगले देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या होता है? हमारा गणतंत्र दिवस होता है। और ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है। इसी दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहा कि किस राज्य सरकार ने किस अपने राज्य की 3 राजधानियां होने को जो कानून था उसको मंजूरी दे दी है? तो आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? किस जो हमारे जो भारतीय उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? किरण मजूमदार शॉ को। जी हाँ, किरण मजूमदार शाह को इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए अगले एक दो जो पॉइंट है वो और देख लेते हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष को किसे चुना गया है? जेपी नड्डा को। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? याद रखिए, जेपी नड्डा। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में स्कूलों को 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश दिया है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने, कि रोजाना प्रार्थना के अंदर हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है ये पढ़ी जाएगी। और ये बहुत अच्छा कदम है मेरे हिसाब से तो। बाकी आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। महाराष्ट्र की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो देखिए, ये रहा महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र की गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। राजधानी
मुंबई, प्रथम राजधानी मुंबई है और दूसरी नागपुर है। देखिए महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं और ऐसे कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिनकी दो दो राजधानियां हैं, ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो पहली मुंबई और दूसरी महाराष्ट्र नागपुर रही महाराष्ट्र की राजधानी। मुख्यमंत्री अजीत पवार रहे और ये बदल गए हैं, अब ध्यान रखिएगा, अजीत पवार अब नहीं रहे, ये पहले थे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे, कोश्यारी हैं। ओके, अगला पॉइंट बात करें तो महाराष्ट्र जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के बाद प्रथम रहा उत्तर प्रदेश और दूसरा क्या रहा, महाराष्ट्र राज्य। चलिए लास्ट जो पॉइंट है, क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद, कि महाराष्ट्र क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर आता है, पहले पर राजस्थान और दूसरे पर मध्य प्रदेश। तो इस हिसाब से हमारे जनवरी महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो पॉइंट बनते हैं वो सारे इस वीडियो में मैंने कंफर्म पूरे कर दिए हैं दोस्तों। जो कुछ बचे खुचे हैं वो या तो मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा या उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभी आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और जितना मेरा हौसला बढ़ेगा उससे ज़्यादा मैं आपका हौसला बढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को कृपया करके प्लीज़ यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। आपका जो कोई भी ड्रीम है, चाहे वो ड्रीम एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या किसी अदर एग्जाम्स का, आपका सपना पूरा जरूर होगा अगर आप उसके लिए दिल लगाकर, सच्चे दिल से लगन लगाकर मेहनत करते हैं। बाकी आपके सपने आपने देखा है तो सब मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि लगे रहिए अपने सपने के लिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं एक और किसी वीडियो में, तो भूलिएगा मत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, याद मैं अपने आप आता रहूँगा क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन देता रहूँगा, भेजता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, लगे रहिए अपने सपने को जीतने की जंग में।